हेलो दोस्तों, आज हम जीएस नेक्स्ट चैनल पे आपको भारतीय ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल के बारे में बताऊंगा। ये शुरू से चैप्टर चलेंगे। कुछ इसके प्रारंभिक ज्ञान है। जैसे देखिएगा कि भारतीय भूगोल, तो ये लिखा हुआ भूगोल। भूगोल का मतलब होता है, यहाँ पे लोग अर्थ अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको जानना है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, अगर ये ज्योग्राफी को आप दो भागों में डिवाइड करोगे तो एक होता है जियो और एक होता है ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडीज। क्या होता है? स्टडीज। तो दोनों को देखिएगा। अर्थ मतलब पृथ्वी और स्टडीज मतलब अध्ययन। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। भूगोल यानी पृथ्वी गोल नहीं है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। अगर आप शाब्दिक अर्थ से देखिएगा, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या निकलता है? पृथ्वी का अध्ययन। यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज विद्यमान है, प्राकृतिक रूप से या राजनीतिक रूप से, इन सभी चीजों को जो हम अध्ययन करते हैं उसी का हम बोलते हैं पृथ्वी का अध्ययन, मतलब भूगोल। भारत का भूगोल केवल भारत के भूगोल से रिलेटेड है। जैसे देखिएगा, भारत के भूगोल को हम मुख्य रूप से तीन भाग में बांटते हैं। एक हो गया भूगोलिक। भूगोलिक मतलब प्राकृतिक, ठीक है। दूसरा होता है राजनीतिक और तीसरा होता है मानव विज्ञान, मानव भूगोल। तो भारतीय भूगोल को एक तीन परिपेक्ष में है। भूगोलिक मतलब प्राकृतिक, नेचुरल, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, और मानव भूगोल मतलब मानव का वास, कि मानव कहाँ कहाँ पर सर्वाइव करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखिएगा। प्राकृतिक मतलब जो मानव को प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, जैसे पेड़, पहाड़, पर्वत, श्रेणियां, नदी, जंगल, सागर, महासागर, ये जितने भी चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। राजनीतिक रूप से हम किसे क्या बोलते हैं? तो देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा अंग क्या है? देखिए इसको छोटे से प्रारूप में बता रहा हूं। सबसे बड़ा जो राजनीतिक विषय है उसको बोलते हैं राष्ट्र। क्या बोला जाता है? राष्ट्र। उससे बाद क्या आता है? राज्य। उसके बाद क्या आता है? मंडल, यानी जैसे बोलते हैं प्रमंडल। प्रमंडल। और सबसे छोटा इकाई क्या होता है इस परिपेक्ष में? जिला। और नीचे जाओगे तो सबसे छोटी इकाई बोलते हैं गांव। क्या बोला जाता है? गांव। तो देखिएगा, राजनीतिक रूप से हम बंटवारा कैसे करते हैं? तो इसे कुछ नाम दे दिए हैं: राष्ट्र, राज्य, प्रमंडल, जिला और गांव। तो राजनीतिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। और राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी इकाई क्या है? राष्ट्र। तो भारत क्या है? एक राष्ट्र है, यानी कि राजनीतिक रूप से हर एक देशों का एक प्रमंडल है, जिसे आप समझ सकते हैं राष्ट्र, राज्य, प्रमंडल, जिला और गांव। तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को क्या नाम है? गांव। सबसे बड़ी इकाई को क्या नाम है? तो राष्ट्र। इसी तरह मानव भूगोल है। मानव भूगोल का मतलब होता है मानव के रहन सहन, मानव के कल्चर, मानव के खान पान, इन सभी का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल, यानी एंथ्रोलॉजी, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि ये तो भारत के बारे में हो गया। तो भारत के बारे के साथ साथ यहाँ पर विश्व का भी है। क्या है? विश्व का। विश्व का भूगोल। तो ये विषय जो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है भारतीय भूगोल से। तो भारतीय भूगोल के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि भारत के भूगोल को कितने भाग में डिवाइड किया है: भौगोलिक, राजनीतिक और मानव भूगोल। इसका अध्ययन आप समझ चुके होंगे कि ज्योग्राफी का सही मीनिंग क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन करना। किस बारे में अध्ययन करेंगे? तो पृथ्वी पर जो भी कुछ विद्यमान है, जैसे देखिएगा इसको कुछ भाग है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ मंडल में बांटा गया, जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये तीन भाग है।
वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। ये तीनों मंडल का ही पूरा संपूर्ण अध्ययन को ही क्या बोला जाता है? भारतीय भूगोल। नेक्स्ट देखिएगा, तो हम कहा यहाँ देखिएगा कि मानव भूगोल के बारे में बता रहे थे, भारतीय भूगोल के बारे में। इसके कुछ अध्ययन का स्रोत है, जैसे कैसे भूगोल का विकास हुआ। तो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको। विश्व के कुछ भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भारतीय भूगोल के लिए या तो विश्व के भूगोल के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहला नाम है हिकेटियस। हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का पिता। हिकेटियस को क्या कहता है? भूगोल का पिता। इरोटोस्थनीज, इन्हें भी कहा जाता है भूगोल का पिता, ठीक है। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं वो कहाँ रहने वाले हैं? यूनान का। किस देश के रहने वाले? यूनान का। आर्यभट्ट का संबंध भारत से है, और ये जो व्यक्ति हैं वो साइंटिस्ट भी हैं, और इनको कह सकते हैं कि भूगोलवेत्ता भी थे, और अंतरिक्ष यानी एस्ट्रोनोलॉजी का भी बहुत बढ़िया संबंध था इनका। तो आर्यभट्ट का संबंध पटना से है, ठीक है। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं है, यह चपटी है। यह क्या है? चपटी है। दूसरी बात इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इसी सिद्धांत को लास्ट में डिफाइन किए कोपरनिकस। किन्होंने डिफाइन किए? कोपरनिकस। इन्होंने दिया था सूर्य का सिद्धांत। तो आज जो सिद्धांत माना जाता है वो किनका सिद्धांत माना जाता है? सूर्य का सिद्धांत, और कोपरनिकस के द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो पृथ्वी सहित मान लेते हैं ये सूर्य है, सन है, और पृथ्वी के इर्द गिर्द ग्रह जो है जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, और भी है 8 ग्रह हैं अभी वर्तमान में। तो ये सभी ग्रह जो है वो सन केंद्र में है, और बाकी सभी ग्रह इनके चक्कर लगाते हैं। आगे देखिएगा, टॉलेमी ने ग्रहों का सिद्धांत दिया। ग्रहों का सिद्धांत गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक दूरबीन के प्रयोग से इन्होंने नए ग्रहों की खोज किए थे। यानी सबसे बड़ा जो गैलीलियो का उदाहरण है वो क्या है? दूरबीन का प्रयोग करना। प्लेटो और अरस्तु, इनका भी संबंध कहाँ से है? यूनान से है। इन्होंने भी पृथ्वी के अध्ययन में बहुत योगदान दिया, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन सभी के अथक प्रयास से भूगोल का निर्माण हुआ। इनमें ये 2 नाम मुख्य है। भारत के एक नाम शामिल है जिसका नाम आर्यभट्ट। तो इनके बारे में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि आर्यभट्ट का संबंध किस राज्य से है? तो राज्य क्या हो गया? बिहार, और जहां पे जन्म लिए थे वो क्या हो गया? पटना। इन्होंने फार्मूला बताया था पाई, शायद आप लोग मैथ पढ़े होंगे। पाई, तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, ठीक है। तो ये फार्मूला भी देने वाले व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट। इनका बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक है, आगे बताएंगे आपको। भारतीय भूगोल पढ़ने से पहले मैं भारत की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि भारत ग्लोब पे कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोब पे स्थिति जानने के लिए आपको 2 चीजों का अध्ययन करना होगा। देखिएगा, कुछ अध्ययन करना है तभी आपको पता चलेगा कि भारत कहाँ पर है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और ध्रुव। आपको कैसे पता चलेगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देखिए, ये रेखा जो है, ये तीनों रेखाएं काल्पनिक है। इसे पृथ्वी पर कहीं पर खींचा नहीं गया, ये केवल कल्पना किया गया कि ये रेखा है। तो जो भी मानचित्र पर रेखा उत्तर से दक्षिण को मिलाती हो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड।
लॉन्गिट्यूड। और जो रेखा पूरब से पश्चिम को मिलाती हो उसको बोलते हैं लेटीट्यूड। तो देखिएगा बहुत आसान है इसको जानना। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ। तो लेटा हुआ मतलब अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। जो लंबा है उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। देख लीजिए कितना आसान। जो लाइन उत्तर को दक्षिण से मिलाती हो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो इसके अर्थ इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया देशांतर। दूसरा नाम है अक्षांश रेखा, इसका नाम क्या है, लेटीट्यूड। तो ये रेखा देख रहे हैं सोए हुए, सोई हुए, ठीक है। तो आसान हो गया अक्षांश रेखा को जानना। नेक्स्ट देखिएगा ध्रुव। ध्रुव हम बोलते हैं सबसे दक्षिणी पॉइंट और सबसे उत्तरी पॉइंट। तो देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और दक्षिणी पॉइंट को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। आपको कैसे पता चलेगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या अंतर है। देखिए ये सबसे उत्तर में है और इसका जो माप है वो है 90 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब बस केवल है ये दक्षिण में है और ये उत्तर में, ठीक है। तो दो रेखाएं आप समझ गए होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव कितना बोलते हैं, 90 डिग्री अक्षांश रेखा। हालांकि ये 90 डिग्री जो है वो कोई रेखा नहीं है, एक बिंदु है। ये क्या है, केवल बिंदु है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 90 डिग्री क्या अक्षांश रेखा है, तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं, केवल क्या है, बिंदु। और बिंदु को कभी भी रेखा नहीं करते, ठीक है। आगे देखिए, हमने आपको बताया था अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। देखिए इनकी संख्या पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्याएं कितनी है। तो देखिए अक्षांश रेखा की संख्या कितनी, 90 प्लस 90 बराबर कितना होना चाहिए, 180। लेकिन वास्तविक में अक्षांश रेखा कितनी है, तो अक्षांश रेखा जो है इसकी संख्या है 180 माइनस 2, क्योंकि 90 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी पोल का रेखा है वो रेखा नहीं, वो एक बिंदु है। तो 2 माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और प्लस हो जाएगा, देखिएगा एक मकर रेखा प्लस कर्क रेखा प्लस आर्कटिक रेखा और प्लस एटलांटिक रेखा। देखिए 90 90 180, उसमें से 180 में से 2 माइनस हो जाएगा, कौन कौन, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो माइनस हो जाएगा। भूमध्य रेखा को हम कितना बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो एक रेखा ये होगी, तो कितना हो गया, देखिए 178 प्लस 1। उसके बाद मकर रेखा कर्क रेखा। मकर रेखा कर्क रेखा कितना बोला जाता है, तो आप देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में जो है स्थित उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में पाई जाने वाली रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। तो देखना यहाँ पे 23.5 23 को छोड़ दीजिए, इसमें आधा इसमें आधा, दोनों मिला के कितना हो गया, 1। आगे है एटलांटिक रेखा और एटलांटिक रेखा। ये दोनों को कितने रेखाओं को संबोधित करते हैं, 66.5 66.5। तो 66.5 मान लो उत्तरी ध्रुव में जो है उसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा,
और दक्षिणी ध्रुव में उसको बोलते हैं अटलांटिक रेखा। तो देखिए एक यहाँ हो गया, आधा आधा, प्लस कितना हो गया 1, तो टोटल गिन लीजिए, टोटल होता है 181 अक्षांश। ये आपका वास्तविक है जो आपने एग्जाम में, ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा करता है कि वर्तमान में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो टोटल कितना हुआ 181। इसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिए, ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बता रहे हैं आपको देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो है 180 प्लस 180, मतलब बराबर 360। देखिए कैसे, ठीक है, कि 180 या 180 मतलब 360 हुआ। भारत में या विश्व में जो टाइम का निर्धारण किया जाता है वो किस रेखाओं के माध्यम से किया जाता है, देशांतर रेखाओं के माध्यम से। अब देखना कि 360 को आप 24 आवर होते हैं ना, डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 12 12 24 और 12 36, ये 30 हो गया और ये हो गया, फिर 2 को काट दीजिए तो कितना बचता है 15, यानी टोटल कितना आता है 15। एक देशांतर रेखा बराबर 15 डिग्री हो गया ना, ठीक है, तो 15 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 घंटा में सूर्य की रोशनी कितने देशांतर रेखाओं को पार करती है, तो कितने देशांतर रेखाओं को पार करती है, 15 डिग्री देशांतर रेखा को। तो इसमें 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर रही है। आगे देखिएगा, देशांतर रेखा को 3 भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। 1, 2 और 3। सबसे पहले ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इसे जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है, जीएमटी। इसे बोला जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा, और इसे भी बोला जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो दुनिया में जो टाइम का निर्धारण होता है वो कहां से होता है, जीएमटी से। जीएमटी को हम कौन से देशांतर रेखा से संबोधित करते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। जीएमटी का मतलब होता है दोस्त, जी मतलब ग्रीन मीन टाइम। ग्रीन मेरी टाइम भी बोला जाता है, कोई मीन भी बोलता है, तो ग्रीन विच मीन टाइम इसका पूरा नाम है, जो कहां पर स्थित है, तो लंदन यानी कि ब्रिटेन। आपसे क्वेश्चन पूछा करता है कि जीएमटी जहां से समय का निर्धारण होता है वो किस देश में स्थित है, तो यह जो है किस देश में स्थित है, ब्रिटेन में, जिसकी राजधानी कहां पे है, लंदन में। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कुछ और भी बातें हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। आप अपने मोबाइल में देखा करते होंगे कि टाइम जो होता है वो जीएमटी के आधार होता है, और उसमें पहला प्लस माइनस लिखा होता है। तो ये प्लस माइनस होता क्या है, ये है पूरब और ये है पश्चिम, पूरब और पश्चिम। ये है सूर्य की किरणें, यानी सन का राइज होना। तो राइज कहाँ पर होता है, आप खूब जानते हो कि सन जो राइज होता है वो कहाँ होता है, पूरब में होता है ना। जब पूरब में होता है तो सूर्य जब पूरब में उगता है तो सबसे पहले इसकी किरणें कहाँ पड़ेगी, इस देश का नाम है जापान। इसलिए जापान को कहते हैं उगता हुआ देश। दुनिया का उगता हुआ देश किसे कहा जाता है, जापान को। क्यों, क्योंकि सूर्य की पहली किरणें कहाँ पर पड़ती है, जापान पे, इसलिए सूर्य को, जापान को कहा जाता है उगता हुआ देश। तो जब सूर्य पूरब में उग रही है, ठीक है, तो समय सबसे पहले कहाँ होगा, पूरब में। तो जब पूरब के जितने भी देश स्थित हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में, वहां पर टाइम क्या होगा, प्लस में, और 0 डिग्री के पश्चिम में क्या होगा, माइनस में।
ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ के समय पहले होता है और इसका समय बाद में। तो ये इसको दो रूप में संबोधित करते हैं, जीएमटी प्लस जीएमटी माइनस। देखिए जीएमटी प्लस, आप भारत के रहने वाले हैं, है ना, तो भारत के रहने वाले हैं तो आपके घड़ी में टाइम आएगा जीएमटी से आपका का समय कितना अधिक है या कितना कम है। तो आपके घड़ी में दिखाता होगा 5.5 घंटा। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएमटी से भारत कितना दूर है या कितना समय का अंतर है, तो कितना घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा का। लेकिन क्या है, ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है। यानी इससे ये साबित होता है कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की जो लंदन शहर है, वो शहर पर क्या होता है, भारत से पहले टाइम नहीं होता, पहले भारत में सूर्य आती है, उसके बाद ब्रिटेन में। तो हमसे पीछे कौन है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन से आगे कौन है, तो हम है, ठीक है। उसी तरह जापान सबसे पहले है और सबसे उसके बाद कौन आता है, चीन, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, कंबोडिया, इन सभी देशों से पार करते हुए भारत पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, भारत पहुंचती है। तो भारत में एक राज्य है, नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है, भारत, अरुण, अरुण मतलब सूर्य होता है। अगर हिंदी में डिफिनेशन दीजिएगा तो अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य, ठीक है। तो सूर्य, तो उगता हुआ सूर्य का प्रदेश भारत में कौन सा है, तो उगता हुआ सूर्य का प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इसका नाम पड़ गया अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम किस प्रदेश में पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए इसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। इसे और भी नाम है, बोलते हैं नेपा नगर, नेपा नगर। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। तो ये 5.5 घंटा आता कैसे है, उसके बारे में थोड़ा देखिएगा। 5.5 घंटा का मतलब हो गया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। एक अक्षांश रेखा बराबर, सॉरी, एक देशांतर रेखा इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट, 4 मिनट। तो डिफाइन कर लीजिए, 4 मिनट होता है, ठीक है। तो 82.5 घंटा देशांतर बराबर होता है 5.5 घंटा। आप थोड़ा निकाल लीजिएगा इसको कि कैसे होता है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री भारत में क्या महत्व है, देखिए एक तो हो गया जीएमटी, ठीक है, और एक होता है आईएसटी, शायद आपको मोबाइल में देखे होंगे आईएसटी। मतलब आईएसटी का मतलब होता है भारतीय मानक समय, पूरा इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पूरा नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये पूरा फुल नाम है इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय, ठीक है दोस्तों। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय और एक होता है भारतीय मानक समय। हर एक देशों का अपना घरेलू मानक है, ठीक है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि किसी भी देश में ऑफिशियल टाइम क्या होगा, ठीक है। तो ऑफिशियल टाइम को निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने क्या बनाया, आईएसटी, जो कितने डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। यह जो रेखा है वो प्रयागराज, अब नाम हो गया इसका, प्रयागराज के निकट जगह है, नाम इसका नैनी, क्या नाम है, नैनी। तो यह जो रेखा है वो किस शहर से होकर गुजरती है, नैनी से। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि 82.5 डिग्री यानी कि आईएसटी रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है, तो भारत के किस शहर से होकर गुजरती है, नैनी से। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया और कर दिया प्रयागराज, जो इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। आगे देखिए, मानचित्र बनाना था, ये भारत है ना, मानचित्र बनाने का प्रयास किया गया है, थोड़ा एग्जैक्ट तो होगा नहीं, तो देखना, इसे हम बोलते हैं उत्तर, इसे बोलते हैं दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है।
आपको पता है कि पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा गया। यह देख लीजिएगा, एक गोलार्ध है, इसके दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई कहता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, कोई कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और विश्व को दो बराबर भागों में बांटा गया। कोई बोलता है इसका अंग्रेजी नाम है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब भी होता है बराबर, ठीक है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आपसे पहला क्वेश्चन ये आता था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए दो गोलार्ध में आपको बांटे, अब इसको हम चार भाग कर देते हैं, उत्तरी गोलार्ध को भी दो भाग और दक्षिणी गोलार्ध को भी दो भाग। एक प्रकार के पाई चार्ट है, ठीक है। तो पाई चार्ट पृथ्वी को हम बराबर बराबर कोनों में बांट दें, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो टोटल डिग्री बराबर कितना हो गया, 360। समझ गए। ये डिग्री कहाँ से आया, तो ये पाई चार्ट से आया। देखिए ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, लंब होता है मैथ में। तो लंब मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये भी लंब हो गया, ये भी लंब हो गया और ये भी लंब हो गया। तो सभी 90 डिग्री के लंब है, इसलिए इसको इक्वल करके कितना हो गया, 360 डिग्री। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में कहाँ स्थित है, तो देखिए ये रेखा का मतलब हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये रेखा का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भारत जो है आपको भी पता है कि 0 डिग्री के इधर तो है नहीं, 0 डिग्री के इधर है। तो इधर है तो कहाँ पर है, इस गोलार्ध में। तो इस गोलार्ध की जो दिशा है वो क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व स्थित है। देखिए आपको बहुत अलग अलग नॉलेज लेना पड़ता है, क्योंकि पहले एग्जाम में पूछा करता था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उसका सिंपल आंसर होता था उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन आप एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं, तो आपको पढ़ाई का भी पैटर्न बदलना होगा। तो अब भारत का क्वेश्चन आता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध के किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व में। अगर देखिए ये उत्तर, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व के बीच में स्थित दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। अगर आप रीजनिंग बनाते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा डायरेक्शन का क्वेश्चन में कि रीजनिंग में कि उत्तर पूर्व कहाँ होता है, उसी से आप समझ जाइएगा कि भारत कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये तो हो गया भारत की स्थिति। तो भारत की जो स्थिति है वो तो आपको पता चल गया कि उत्तर पूर्व में, लेकिन कितने देशांतर रेखा और कितने अक्षांश रेखाओं के बीच है, अक्षांश रेखाओं के बीच है, ठीक है। देखिए देशांतर रेखा यानी कि लंबी लाइन होगी, ठीक है। लेटी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक विस्तार और यहाँ से यहाँ तक विस्तार। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। ये भारत का दक्षिणी पॉइंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 सेकेंड, 8 डिग्री 4 सेकेंड। यानी कि भारत का जो दक्षिणी सीमा है वो कितने अक्षांश रेखा से शुरू है, 8 डिग्री 4 अंश। अंश का मतलब यहाँ होता है सेकेंड, ठीक है। देखिएगा आपको और बता रहे 0, 1 और 2 पाई। 0 का मतलब ये हो गया घंटा, ठीक है। इसका मतलब हो गया मिनट और इसका मतलब हो गया सेकेंड। तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डिग्री मतलब ये घंटा को प्रदर्शित कर रहा है और ये 2 लाइन है तो इसका मतलब सेकेंड का। अगर एक लाइन होता तो किसका होता, मिनट का। तो भारत का दक्षिणी सीमा कहां से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 अंश से। तो इसका मतलब है कि दक्षिण में भारत के 2 राज्य हैं, ठीक है। एक है केरल और दूसरा है तमिलनाडु। तो ये जो रेखा है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। नाम सुने होंगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो भारत का दक्षिण का बिंदु किसे कहते हैं, कन्याकुमारी को। और ये कन्याकुमारी कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। कितने डिग्री को बोलते हैं, 8 डिग्री 4 अंश को। आगे आइए उत्तर।
ये है 37 डिग्री 6 अंश। इसे बोलते हैं इंदिरा कोण। इंदिरा कोण वर्तमान में ये पीओ के क्षेत्र में स्थित है। देखिएगा, जम्मू कश्मीर में कोई कबीलाई हमला हुआ था तो उस समय ये हिस्सा पर, जम्मू कश्मीर के हिस्सा पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो उस दिन से इसका नाम हो गया पीओके। पीओके मतलब था पोक, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसका अर्थ क्या होता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने ये अधिकृत कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इसी क्षेत्र में स्थित क्या है? इंदिरा कोण। तो इंदिरा कोण कितना डिग्री को कहते हैं? अक्षांश रेखाओं को 37 डिग्री 6 अंश। आगे देखिएगा, देशांतर रेखा, ये पश्चिम है, ये है 68 डिग्री 7 अंश, और ये है 97 डिग्री 25 अंश। तो सबसे पहले इधर बात करते हैं, ठीक है। 68 डिग्री 7 अंश, तो 68 डिग्री 7 अंश जो देशांतर रेखा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इसका नाम है, इसका नाम गौर माता। आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत के पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? गौर माता। और ये गौर माता कितने डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं? 68 डिग्री 7 अंश को बोलते हैं। अब ये है पूर्व में 97 डिग्री 25 अंश, तो यहां पर भी कुछ नाम होगा। तो यहां पर इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। तो किबिथु किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि भारत में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम कहां पर पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्वी सीमा क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पर कितना डिग्री है? 97 डिग्री 25 अंश है। तो इसका नाम क्या है? पश्चिमी पूर्वी पॉइंट का किबिथु, पश्चिमी पॉइंट का गौर माता, दक्षिणी पॉइंट का कन्याकुमारी, और उत्तरी पॉइंट का इंदिरा कोण। इससे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक होता है क्या? भारत का दक्षिणतम बिंदु, और एक होता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो ये है भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिण का बिंदु, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी। एक आपको जो छूटता है वो है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट भारत के मानचित्र में कहाँ है? तो देखिएगा मानचित्र में कहाँ है? यह है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी क्यों? देखिए, ये है बंगाल भारत का, जिसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से ये जुड़ा हुआ जो सागर है, सागर के अंदर एक खाड़ी होता है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, ठीक है। इस तरह से इसका मैप है, छोटे छोटे द्वीप समूह है, ठीक है। इन द्वीप समूह को ही कहा जाता है देखिए, इस द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। इसी में अंडमान है या निकोबार है, 2 द्वीप अलग अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ हम लिखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिम सबसे उत्तर में जो स्थित है उसको बोलते हैं अंडमान, जो सबसे दक्षिण में स्थित है उनको बोलते हैं निकोबार, ठीक है। तो निकोबार भारत का सबसे पश्चिमी दक्षिणी पॉइंट है, समझ गए। तो ये दक्षिणी पॉइंट है निकोबार में, तो इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है इंदिरा पॉइंट। क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। इसे पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। पहले क्वेश्चन आता था कि पिग्मेलियन पॉइंट किसे कहते हैं? तो ग्रेट निकोबार को। अब इसी में स्थित नाम, इसका नाम चेंज हो गया, अब क्या नाम हो गया? इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार में स्थित एक पॉइंट है जिसका नाम इंदिरा पॉइंट, जिसे कहा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु।
तो देखिए ये जो इंदिरा पॉइंट है वो कितने डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा पर स्थित है? यहाँ पर 8 डिग्री 4 है, तो ये स्थित है 6 डिग्री 4 अंश, यानी कि जो दक्षिण का बिंदु है वो दक्षिणतम बिंदु से कितना दूर है? तो 2 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो गया? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण का बिंदु कौन हो गया? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। देखो दोस्त, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो दोनों केवल इसी से पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी। क्वेश्चन आएगा भारत से लगी हुई सबसे दक्षिण की बिंदु, तो भारत से लगी हुई दक्षिण की बिंदु तो कन्याकुमारी। अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत का सबसे दूर की सीमा, तो सबसे दूर की सीमा क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। या भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम सीमा क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है? तो इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसी खाड़ी में स्थित एक जगह का नाम क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट।